हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास ये भारतीय इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम महाजनपद काल के बारे में जानेंगे, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। महाजनपदों का उदय। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो महाजनपद है ये होता क्या है। तो प्राचीन भारत में कोई राज्य हो या फिर प्रशासनिक इकाई हो, उसको महाजनपद कहा जाता था। तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी भी? 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से असमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। तो आपसे पूछ ले कि 16 महाजनपदों में कौन सा एक जनपद ऐसा था जो दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण वस्तु में 6 महानगरों की सूची मिलती है, जिसमें चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत का वर्णन मिलता है। इस काल में मगध में अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य बनाया गया था। अब जो ये महाजनपद रहे हैं, इनकी राजधानी क्या थी और इनकी राजधानी से काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काशी जो महाजनपद है, इसकी राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, जो फैजाबाद मंडल में पड़ती है। अंग, इसकी राजधानी चंपा थी, जिसमें बागलपुर व मुंगेर शामिल थे। मगध, इसकी राजधानी राजगृह थी या फिर ग्रीवर्स बोल सकते हैं इसको, ये दक्षिणी बिहार के अंदर है। मल की राजधानी कुशीनगर थी और पावा इसका दूसरा भाग था। चेदी की राजधानी सेठीवती थी, यानी कि सुक्तिमती थी, जो आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित है। वत्स की राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वत्स की राजधानी क्या थी भाई? कौशाम्बी थी। पांचाल की राजधानी थी उत्तरी पांचाल, अहिछत्र यानी कि रामनगर, बरेली और फर्रुखाबाद में जो एरिया पड़ता है, ये पंचाल की जो क्या थी भी राजधानी थी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काशी की राजधानी क्या थी भाई? कौशल की राजधानी इंपॉर्टेंट है, अंग की इंपॉर्टेंट है, मगध की इंपॉर्टेंट है और वत्स की और जो है वो मल की राजधानी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मत्स्य, तो जो मत्स्य महाजनपद है, इसकी राजधानी थी विराटनगर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और विराटनगर, इसमें अलवर भरतपुर वाला एरिया जो इसके अंदर शामिल था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो आधुनिक ब्रजमंडल कहलाता है। अस्मक की राजधानी पोतना या पोटली, दक्षिणी भारत का एकमात्र ये महाजनपद था जो गोदावरी नदी के मुहाने पर था भी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ठीक है, और दक्षिणी महिष्मती थी। उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी थी भी महिष्मती। हालांकि अवंती की राजधानी उज्जैन ही माना जाता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो पेशावर तथा रावलपिंडी को इंक्लूड करती है। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, ठीक है, ये कंबोज की राजधानी थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वज्र की राजधानी वैशाली थी भाई, ठीक है, वज्र की राजधानी क्या थी? तो वज्र की राजधानी थी वैशाली, जो उत्तरी बिहार में है। इन 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है वो माना गया है मगध भाई, ठीक है। तो मगध राज्य ये सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो इस मगध राज्य के ऊपर किस किस के द्वारा शासन किया गया और सबसे पहला शासन कौन से वंश ने किया, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश भाई। तो जो हर्यक वंश है ये 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहता है और हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार भाई, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन होते हैं? बिंबिसार होते हैं। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई? राजगृह बनाई, ठीक है। बिंबिसार ये 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो आपसे पूछ ले कि मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन था भी? बिंबिसार था। 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इसके शासन काल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। इसके बाद में आता है अजातशत्रु भाई। 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक ये रहता है।
बिंबिसार की हत्या यानी कि अपने ही पिता की हत्या करके अजात शत्रु ये जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है। और कब बैठता है गद्दी पे? 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु का कौशल नरेश परसेनजित से युद्ध हुआ था भाई। ठीक है, कौशल का राजा होता है जिसका नाम परसेनजित होता है और इसमें परसेनजित की हार होती है, जिसके बाद में उसको एक समझौता करना पड़ता है किसके साथ में? अजातशत्रु के साथ में। इसमें परसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था भाई। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कुणिक ये किसका उपनाम था, तो ये अजातशत्रु का उपनाम था। अजातशत्रु जैन मत अनुयायी था भाई। ठीक है, यानी कि जैन धर्म का आचरण करने वाला ये व्यक्ति था। अजातशत्रु के समय ही राजगृह की सप्तपणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। यानी कि प्रथम जो बौद्ध संगति है वो किसके शासन काल में हुई थी भाई? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? राजगृह में इसका जो है वो आयोजन किया गया था भाई। ठीक है, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और पुराणों के अनुसार ये बताया गया है कि अजातशत्रु ने 28 वर्षों तक शासन किया मगध पर। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया, यानी कि इसने अपने पिता को मारा और इसके बेटे ने इसको मार दिया। तो अजातशत्रु के बाद में उसका पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठता है। 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक वो गद्दी पर रहता है। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी भाई। उस समय पर पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा कहा जाता था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे भाई? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कौन सी दो नदियों के संगम पर इसकी स्थापना की गई? गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर जो इसकी स्थापना की गई। और इसे अपनी क्या बनाया भाई? तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। यह भी एक जैन मत अनुयायी था भाई। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी गई। ठीक है, तो यानी कि जो हर्यक वंश है इसका अंतिम राजा उदयन का पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है अभी? नागदशक। इसके बाद में मगध पर एक नए वंश का शासन होता है जिसका नाम क्या है अभी? शिशुनाग वंश। भाई कौन सा वंश होगा? शिशुनाग वंश। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा है भाई, क्या? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक जो है रहता है। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व तक जो ये रहता है। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया और इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया भाई? वैशाली को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक भूभाग जो है वो सम्मिलित था भाई। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा था। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक मगध के गद्दी पर ही बैठा रहता है। इसका नाम पुराण तथा दिव्यादान में काक वर्ण मिलता है भाई। ठीक है, तो कालाशोक का नाम जो पुराणों और दिव्यादान में क्या मिलता है? काक वर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया। और पहली बौद्ध संगति कहाँ पर होती है? तो पहली बौद्ध संगति होती है राजगृह में और दूसरी कहाँ पर होती है? तो दूसरी होती कहाँ पर भी? वैशाली में। इसी समय बौद्ध संघ दो भागों में बट गया था। ठीक है, बाण भट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी भाई। ठीक है, बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित पुस्तक को लिखा गया है। इसके अनुसार ये बताया गया कि कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में जब वो घूम रहा था व्यक्ति ने उसको चाकू मारकर हत्या कर दी और उस व्यक्ति का नाम क्या है? महापद्मानंद। तो महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग 344 ईसा पूर्व तक क्या करते हैं? वो शासन करते हैं। फिर मगध पर शासन होता है नंद वंश का 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 या 323 ईसा पूर्व तक शासन होता है नंद वंश का। तो नंद वंश के संस्थापक होते हैं महापद्मानंद। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद एक शूद्र था भाई।
इसमें महापद्मानंद को सर्वक्षतांत्रक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। तो दूसरे परशुराम का अवतार किसको माना जाता है? महापद्मानंद को माना जाता है। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट एवं एक क्षत्र की उपाधि भी धारण की। तो एक राट की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? महापद्मानंद के द्वारा धारण की गई। महापद्मानंद के 8 पुत्र थे। धनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक होता है। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है भाई? तो वो होता है धनानंद। अब देखते हैं घनानंद के बारे में भाई। जो धनानंद है ये सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया और जो ग्रीक लेखक हैं उन्होंने इसको अग्रमीज कहा है भाई। धनानंद ने जनता पर बहुत सारे कर आरोपित किए थे, जिससे जनता जो है वो नाखुश थी। धनानंद के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? चाणक्य, जो तक्षशिला का आचार्य था और ये इसके दरबार में आया था। इसे धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। फिर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की जो है वो नींव रखी। तो यहाँ पर हमने देखा है कौन सा वंश भाई? तो यहाँ पर हमने देखा वंश नंद वंश। इसके बाद में वंश आएगा कौन सा? मौर्य वंश। वो वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये थी अपनी छोटी सी क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी क्लास और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं भी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।